शुरू करिए मैम। सभी को नमस्कार, मैं डॉक्टर अंकिता आज पेज के 436वें सेशन में सभी का स्वागत करती हूँ। सभी से रिक्वेस्ट है 1 मिनट साइलेंट प्रेयर के लिए। धन्यवाद सभी को। आज हमारे स्पीकर हैं विप्लव शर्मा सर, जो कि अभी डॉक्टर बेसिल होम्योपैथिक हॉस्पिटल में काम कर रहे हैं एज ऑनलाइन कंसल्टेशन और केस टेकिंग के लिए। और सर की खुद की भी एक क्लिनिक है जिसमें वो एज अ डॉक्टर वर्क करते हैं। खुद की ही क्लिनिक है सर की। और सर ने 2022 से 23 वहाँ के प्री ऑपरेटिव और पोस्ट ऑपरेटिव केसेस वगैरह को भी मैनेज करने का काम किया है। साथ में सर को होप के द्वारा एक ऐसे कंपटीशन ऑर्गेनाइज हुआ था जिसमें ब्रॉन्ज मेडल मिला था, और इंटर कॉलेज कंपटीशन एक हुआ था टेबल टेनिस का, उसमें गोल्ड मेडल विनर है सर। और रेड क्रॉस सोसाइटी के थ्रू भी एक ऐसे कंपटीशन हुआ था जिसमें विनर रह चुके हैं। पर एक चिकित्सा के साथ एकीकृत करने और उसके संभावित लाभ पर परिचर्चा। तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगी कि वो आज का अपना सेशन शुरू करें। विप्लव सर प्लीज आप ऑडियो ज्वाइन कर लीजिए। आई थिंक आपका ऑडियो ऑफ है अभी। सर का ऑडियो डिवाइस कनेक्ट नहीं हुआ है। हाँ, ऑडियो ज्वाइन नहीं किया है उन्होंने। पंकज सर आपने म्यूट करा है क्या? उनका मैसेज आ रहा है कि इट्स म्यूटेड बाय होस्ट। नहीं नहीं, को होस्ट तो है यहाँ पे, उसका ऑडियो ही नहीं है ना, ऑडियो का साइन ही नहीं है। तो फिर से सर विपुल सर आप फिर से ज्वाइन कर लीजिए एक बार। आपका ऑडियो डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है। थैंक यू सो मच अंकिता इंट्रोड्यूसिंग मी। सो मैं डॉक्टर विप्लव शर्मा और मुझे IFPS पे आज मौका मिला है बोलने का। और तो हम जो आज जिस टॉपिक को ले रहे हैं वो ये है कि कैसे हम लोग होम्योपैथी को कन्वेंशनल मेडिकेशंस के साथ में इंटीग्रेट कर सकते हैं, क्या इसमें चैलेंजेस हैं, क्या इसके पोटेंशियल बेनिफिट्स हो सकते हैं, और क्या वे फॉरवर्ड है कि हम लोग कैसे आगे बढ़ सकते हैं इसमें। तो उसके लिए मैंने एक PPT रेडी की है, तो हम उसके थ्रू थोड़ा सा मूव करेंगे ताकि पॉइंट्स जो है वह सारे कवर कर पाऊँ। तो मैं अपनी स्क्रीन शेयर करना चाहता हूँ। यस सर। तो आज हम जो बात करेंगे वो है कि होम्योपैथी को कन्वेंशन दोनों को एज अ बॉडी एंड सर आपकी आवाज ब्रेक हो रही है। इज इट ओके ना? सर स्लाइड शो पे कर सकते हैं इसको। अभी आवाज सही है? यस सर। ओके, मे इट इज फाइन। सो हम लोग बात कर रहे हैं कि कैसे हमें जरूरत क्यों पड़ रही है इंटीग्रेशन की एलोपैथ के साथ में, मॉडर्न मेडिसिन के साथ में।
अंकिता, इज माय वॉइस? हाँ, Yes, sir. Yes, sir. You are audible. ओके, इज ऑडिबल ना? Yes, sir. तो हम लोग बात कर रहे थे कि क्यों इंटीग्रेशन की नीड। ओके, थैंक यू सो मच। प्लीज कंफर्म मी समथिंग हैपेंस इन बिटवीन। तो हम लोग बात कर रहे हैं कि इंटीग्रेशन की नीड ही क्यों है हमें एलोपैथ के साथ में मॉडर्न मेडिकेशंस की। तो मॉडर्न मेडिकेशंस में बहुत इंटेंसिव रिसर्च हुई है, जिसने ह्यूमन बॉडी को बहुत डेप्थ में समझ लिया है, पूरी एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, किस तरीके से ह्यूमन बॉडी फंक्शन करती है। तो वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो हम उस चीज़ को, उस नॉलेज को अवॉइड नहीं कर सकते। वो हमारे लिए बहुत यूज की है, और इसलिए हमें उनके साथ में इंटीग्रेट होना पड़ेगा। उनके पास में बहुत एडवांस सर्जरी है जो बहुत क्रिटिकल केसेस को डील कर सकती है, और लाइफ सेविंग मोमेंट्स में हमें लेके जा सकती है किसी पेशेंट को। तो इसलिए हमें उनकी नीड है, हर जगह पे नीड है। उनकी नॉलेज की नीड है, हमें उनका साथ का नीड है। तो हमारे पास में भी कुछ बहुत पॉजिटिव पॉइंट्स हैं जो उन डॉक्टर्स को समझना पड़ेगा। हम लोग उसको भी डील करेंगे, उनके पॉजिटिव्स को भी डील करेंगे। क्या क्या चैलेंजेस आ रहे हैं अभी, क्या उसके पीछे रीजन है कि इंटीग्रेट हो नहीं पा रहा है अभी तक, वो हम कैसे उसमें आगे मूव कर सकते हैं, वो हम थोड़ा थोड़ा देखेंगे। तो सबसे पहले अगर इंटीग्रेट हम करते हैं, इसकी नीड क्यों हो रही है, तो एलोपैथ के हॉस्पिटल में बहुत ज्यादा बर्डन है, वो थोड़ा सा कम हो सकता है। क्योंकि बहुत सारे पेशेंट्स ऐसे हैं कि जो होम्योपैथी से बड़ी आसानी से डील हो सकते हैं, मगर उसके बाद भी उनको एंटीबायोटिक्स दी जाती है, बहुत ज्यादा, बहुत लंबे समय तक ट्रीटमेंट किया जाता है। और उसको होम्योपैथी बड़ी आसानी से मैनेज कर सकते हैं, कई बार परमानेंट क्योर दे सकते हैं उन पेशेंट्स को। तो इस तरीके से हम लोग इंटीग्रेट करके हमें ये हेल्प मिल सकती है, और इसलिए जरूरत है इंटीग्रेशन की। अनवांटेड सर्जरीज अवॉइड करी जा सकती है। कई बार तो मैं देख रहा हूँ कि हिस्टेक्टोमी बहुत ज्यादा हो रही है पेशेंट्स की। एक सर्वे आया था कि महाराष्ट्र के आसपास के विलेज में ये समझ लो 50% वुमेन्स की हिस्टेक्टोमी हो चुकी है। उस पर एक इन्वेस्टिगेशन भी बैठी थी। तो हम इस तरीके की अनवांटेड सर्जरीज को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर जरा सी भी ब्लीडिंग्स होती है तो एबनॉर्मल यूट्राइन ब्लीडिंग कह के डॉक्टर्स जनरली सर्जरीज प्रेफर करते हैं और हिस्टेक्टोमी कर देते हैं, अगर पेशेंट थोड़ा सा एबव एज में है। तो इस तरीके से हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। उसके बाद में मॉडर्न मेडिसिन के पास में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है एनाटॉमी और फिजियोलॉजी की। तो हम लोग उनकी ये पॉजिटिव पॉइंट्स ले सकते हैं और अपने आप को एनहेंस कर सकते हैं। हम होम्योपैथी को एज ए साइंटिफिक प्रिंसिपल्स पे प्रूव कर सकते हैं कि किस तरीके से ह्यूमन, जैसे अभी एम्स ऋषिकेश में एक रिसर्च हुई है, उसमें उन्होंने प्रोटोन पंप इनिवेटर, उन्होंने लाइकोपोडियम और कार्बोवेज दिए, और उन्होंने देखा है उसका रिएक्शन। अगर वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे दी गई है लाइकोपोडियम और कार्बोवेज, तो उन पेशेंट्स में देखा गया है कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर हुआ है और एसिडिटी रिड्यूस हुई है। तो इस तरीके से जब हम लोग सिम्टोमेटिक और कॉन्स्टिट्यूशनल इंडिविजुअलाइजेशन करके अगर मेडिकेशन देते हैं, तो वो बॉडी के अंदर रिएक्शंस इन्वॉल्व कर रही हैं। तो हम ये साइंटिफिक बेसिस पे प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमें जरूरत है इंटीग्रेशन की, और ये हमें हेल्प मिल सकती है। दूसरा ये है कि जो एनवायरमेंट में बहुत ज्यादा पॉल्यूशन हो रहा है एलोपैथी मेडिसिन फॉर्मेशन से। जो एपीआई इंडस्ट्री है, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो होता है मेडिसिन का, जो उनको मैन्युफैक्चर करती है, वो सबसे हाईली पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री में माना जाता है। और इस कारण से चाइना में, इंडिया में बहुत हैवी पॉल्यूशन है, क्योंकि एपीआई बहुत ज्यादा प्रोडक्शन इन्हीं जगह पे हो रहा है। और क्या हो सकता है, होम्योपैथी बहुत डाइल्यूटेड मेडिसिन हैं, तो हमें बहुत रिसोर्सेज की बहुत कम नीड होती है इसके लिए। तो इसलिए एनवायरनमेंट पे ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, हम बहुत ज़्यादा पेशेंट्स ट्रीट कर सकते हैं बहुत माइन्यूट डोजेज से। तो ये एक बहुत पॉजिटिव पॉइंट है जो होम्योपैथी के पास में है। और होम्योपैथी कहीं लोग बोलते भी कि एज अ फ्यूचर ऑफ मेडिसिन, मेडिसिन में एक फ्यूचर है होम्योपैथी के द्वारा, क्योंकि एनवायरनमेंट की रिसोर्सेज बहुत तेजी से रिड्यूस हो रही है और अनवांटेड तरीके से रिड्यूस हो रही है, उसकी नीड भी नहीं है, हम लोग उसको अवॉइड कर सकते हैं। और अभी डब्ल्यूएचओ का सर्वे भी आया था, जिसमें ये बताया गया था कि एंटीबायोटिक्स के यूज को कर्व करना पड़ेगा कुछ भी करके, क्योंकि पिछले 40 साल में कोई भी मार्केट में नई एंटीबायोटिक्स नहीं आई है, और जो पुरानी है वो बहुत तेजी से रेजिस्टेंट हो रही है, क्योंकि उनका अनवांटेड यूज है। और डब्ल्यूएचओ ने इसमें बताया था कि 4 गुना ज्यादा एंटीबायोटिक्स का यूज हो रहा है वर्ल्ड वाइड, जितना यूज होना चाहिए। तो ये अपने आप में एक बड़ा शॉकिंग डाटा है, जिसको हम होम्योपैथ्स बहुत डील कर सकते हैं अगर हम आपस में दोनों इंटीग्रेट हो जाएं, मॉडर्न मेडिसिन और होम्योपैथ। बार बार जो एलोपैथ में, उसमें इन्वेस्टिगेशंस भी बहुत अनवांटेड है, वो भी एक अपना आप एक बहुत पॉल्यूटिंग इंडस्ट्री है। तो उसको भी अवॉइड करा जा सकता है, क्योंकि हम बहुत सारे मेडिसिन को प्रेस्क्राइब सिर्फ सिम्टम के बेस पे कर सकते हैं, पेशेंट से बात करके कर सकते हैं। इन्वेस्टिगेशंस की कम नीड होती है होम्योपैथ को। तो ये भी एक तरीके से रिसोर्सेज को हम सेव कर सकते हैं। तो एनवायरमेंट पे हम बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट डाल सकते हैं एज अ होम्योपैथ। तो ये बहुत नीड है कि हम लोग इस टाइम मॉडर्न मेडिसिन और होम्योपैथ को इंटीग्रेट करें आपस में। कुछ एविडेंस है, जैसे मैंने बताया कि अभी ऋषिकेश वाला एग्जाम्पल बताया कि प्रोटोन पंप इनहिबिटर ऐसा वर्क किया है लाइकोपोडियम कार्बोवेल में। दूसरा ये है
सिम्फाइटम और कैलेंडुला जैसी मेडिसिन जो है वो एलोपैथ यूज करते हैं। मे बी जब फ्रैक्चर हुआ है उसके बाद में उन्होंने पूरी तरीके से बोन को सेट कर दिया है, प्लास्टर कर दिया, उसके बाद में सिम्फाइटम्स बहुत यूज है क्योंकि वो कैलस फॉर्मेशन से बोन को जोड़ने में हेल्प करता है और वो फास्ट कर देता है उस चीज को। और एलोपैथ पहले से होम्योपैथ को यूज कर रहे हैं एक तरीके से, जो लाइव एट्यूनेटेड वैक्सीन है। वो एक तरीके का होम्योपैथी प्रिंसिपल है कि उन्होंने डाइल्यूट कर दिया है काफी ज्यादा एक पैथोजन को, और बॉडी उससे रिएक्ट करके एक इम्यून सिस्टम डेवलप कर लेती है। तो ये अपने आप में एलोपैथ भी होम्योपैथ को कहीं ना कहीं यूज कर रहे हैं पहले से। और हमने केरला का एक एग्जांपल देखा, जब कोविड-19 हुआ है तो फर्स्ट वेव में केरला ने सबसे पहले मैनेज कर लिया था कोविड एपिडेमिक्स को। और ये इसका कारण मेन यही था क्योंकि होम्योपैथ को भी अलाउ करा था कोविड पेशेंट को डील करने में। दोनों ने इंटीग्रेटेड होकर काम किया था, एलोपैथ ने और होम्योपैथ ने। और ये काफी न्यूज वर्ल्ड वाइड फेमस भी हुई कि केरला ने बहुत जल्दी कैसे मैनेज किया है। तो क्योंकि उन्होंने जो ट्रेडिशनल मेथड है, आयुष मेथड है, उसको भी इन्वॉल्व किया कोविड को मैनेज करने में। कई स्टेट्स ने इस पर रोक लगा दी थी तो उन्हें काफी डिफिकल्टी हुई इस चीज को डील करने में। इस तरीके से हमें काफी चीजें पता चली हैं कि कैसे अगर हम इंटीग्रेट करते हैं इन दोनों को तो क्या क्या बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। और हमें ये भी पता चला कि क्यों नीड है इसकी, इसकी नीड भी बहुत ज्यादा है। उसके बाद में हमारे बीच में क्या चैलेंजेस आ रहे हैं कि जिस कारण से ये आपस में इंटीग्रेट नहीं हो पा रहे। सबसे पहला जो इम्पोर्टेंट है, जैसे लैंसेट में 1992 में सबसे पहले एक क्रिटिसिज्म लिखा था होम्योपैथी के लिए कि होम्योपैथी इज नथिंग मोर देन अ प्लेसिबो। उसके भी पता चलता है कि इस तरीके की जो साइंस मैगजीन्स रिसर्च करके अ, तो अब मैं बता रहा था कि लैंसेट ने 1992 में क्रिटिसिज्म लिखा होम्योपैथ के लिए कि होम्योपैथी प्लेसिबो से ज्यादा और कुछ नहीं है। और हम जब ये डाटा पढ़ते हैं तो हमें ऐसा भी पता चलता है कि उसी टाइम पे कुछ हेलो 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 अंकिता, आर यू देयर? या तो इज आई एम ऑडिबल? मुझे तो आ रही है आवाज। ओके 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 फाइन। यस। कनेक्शन करने की चैलेंजेस आ रहे हैं। तो लैंसेट ने 1992 में जो एक रिसर्च की थी कि होम्योपैथी प्लासिबो से ज्यादा कुछ नहीं है। तो वो रिसर्च हमें ऐसा लगता है कि जैसे पेप्सिको और कोका कोला के लिए रिसर्च की गई थी कि ये बहुत हेल्दी ड्रिंक्स हैं, बाद में पता चला कि ये तो बहुत अनहेल्दी ड्रिंक्स हैं। तो इसी तरीके से होम्योपैथ को डिग्रेड किया गया था उस टाइम पे। कई कंट्रीज ने इस पे एक्शंस भी ले लिया कि उन्होंने इसको इंश्योरेंस से हटा दिया है कि होम्योपैथ डॉक्टर को इंश्योरेंस कवरेज नहीं दिया जा सकता। तो ये काफी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ा था होम्योपैथी को उस टाइम से, और वो लंबे समय तक चला। और अभी हमारे पास में बहुत सारे साइंटिफिक एविडेंस हैं कि जो प्रूव करते हैं कि होम्योपैथी, हमारे पास में वैसे एविडेंस तो थे ही कि ट्रीटमेंट होता है, पर साइंटिफिक एविडेंस जो है वो अभी रिसेंट में आने शुरू हुए। जैसे 2019 में आईआईटी मुंबई ने रिसर्च की है और उन्होंने नैनो पार्टिकल से प्रूव करने की कोशिश की है। और हमारे जो मेटेलिक मेडिसिन हैं जैसे जिंकम मेड वगैरह, उन्होंने उसको प्रूव किया है कि नैनो पार्टिकल्स की फॉर्मेशन में ये बन जाते हैं जब हम हनी मैनियन मेथड से डाइल्यूशन करते हैं। हम डायरेक्टली डाइल्यूट नहीं कर रहे हैं कि एकदम से एक छोटी सी ड्रॉप ली और बहुत बड़े
उसको सॉल्यूशंस में डाल दिया, ऐसा नहीं करते हम लोग। हम हनीमैन मेथड से उसको डाइल्यूट करते हैं कि हम 10 ड्रॉप्स ले रहे हैं, 1 ड्रॉप वो ले रहे हैं, फिर फर्दर उसमें से 1 ड्रॉप। तो सक्सेसिव मेथड है वो, तो उसमें पता। सॉरी अगेन, हम लोग जो बात कर रहे थे वो ये बात कर रहे थे कि रिसेंट एफर्ट्स किस किस तरीके से इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा डाले जा रहे हैं। तो उसमें मैंने यहाँ तक बताया था कि मॉडर्न फार्मा को करिकुलम में इंक्लूड करा गया है बीएचएमएस के। और आईआईटी मुंबई में एक बहुत अच्छी रिसर्च हुई है नैनो पार्टिकल को लेके, जो होम्योपैथी के मेटेलिक मेडिकेशन जो है जैसे जिंका वगैरह, उनको प्रूव किया गया है कि कैसे वो वर्क कर रही है। और उसके बाद में कन्वेंशनल मेडिकेशंस के भी जो प्रोफेशनल्स हैं वो भी बेनिफिट देख रहे हैं होम्योपैथी के साथ में। और जैसे मैंने बताया था कि सिम्फाइटम और इस तरीके की मेडिकेशन, कैलेंडुला मदर टिंचर्स, वो भी अपने क्लिनिक्स में यूज कर रहे हैं। और बीच में एक बात उठी थी ब्रिज कोर्स को लेके, जो एक बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप था जिसमें हम लोग एक साथ आ सकते थे, मगर उसमें बहुत सारी कंट्रोवर्सीज हुई, बहुत सारा डिबेट हुआ। और वो फाइनली अभी जैसे महाराष्ट्र में तो ओपन है ब्रिज कोर्स, मगर काफी स्टेट्स उसको अलाउ नहीं कर रही है। पर ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप था जिससे हम लोग एक साथ इंटीग्रेट हो सकते थे। कुछ रिसेंट केस स्टडीज हैं, जैसे एंटी एसिड मैंने बताया था, एम्स ऋषिकेश में ये रिसर्च हुई है कि वो कैसे प्रोटोन पंप इनहिबिटर उन्होंने देखा है कि हमारी लाइकोपोडियम कार्बोवेल जब इंडिविजुअलाइज करके कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस पे मेडिकेशन दी गई, तो उन्होंने एज ए एंटी एसिड वर्क किया है। और जैसे बिल्कुल उनकी पेंट्रोप्रोजोल और अदर रैनाटाडीन एंटी एसिड्स वर्क करती हैं, तो उस तरीके से हमारी मेडिकेशंस ने वर्क किया है और कोई बॉडी पे इम्पैक्ट डाला है। तो ये अपना आप में एक इम्पोर्टेंट एविडेंस एविडेंस थे जो अभी साइंटिफिक एविडेंस हमारे सामने आ रहे हैं। आगे क्या हमारे सामने वे फॉरवर्ड है कि हम लोग कैसे कर सकते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप जो है वो है कम्युनिटी अवेयरनेस, कि हमें सबसे पहले तो पीपल्स को अवेयर ही करना होगा, जो भी हमारे क्लिनिक पे पेशेंट्स आ रहे हैं या जिनसे भी हम इंटरेक्ट कर रहे हैं। आईएफपीएच एक बड़ा इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म है जो इस तरीके की एक स्टेज दे रहा है लोगों तक पहुंचने का। हम यहाँ पे अपनी बात को रख सकते हैं और लोगों तक पहुंच सकते हैं कि किस तरीके से मॉडर्न मेडिकेशन और होम्योपैथ दोनों साथ मिलकर अगर वर्क करें तो एक ज्यादा रोबस्ट सिस्टम बन सकता है ट्रीटमेंट का। एक कोऑपरेटिव सोसाइटीज बनाई जा सकती है। काफी डॉक्टर्स होम्योपैथ के जो बड़े हैं वो इस तरीके का वर्क कर भी रहे हैं ऑलरेडी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है और इससे होम्योपैथ को काफी प्रोग्रेस भी मिल रही है। और एक बात मैं और शेयर करना चाहता हूँ, हमारे सिस्टम में हमने देखा है जब भी कोई ओपन सोर्स होता है, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे एमआईटी, कैम्ब्रिज, ऑक्सफोर्ड, ये यूनिवर्सिटीज अपने कुछ कोर्सेज को ओपन कर रही हैं बिल्कुल एकदम, कि वो कोई भी देख सकता है यूट्यूब पे जाके उनको या उनकी वेबसाइट पे जाके। तो उससे मतलब स्टूडेंट्स जो है उनको काफी कुछ सीखने को मिलता है और वो नई नई चीज सीख के अट्रैक्ट होकर कुछ नया उसमें इंक्लूड भी करते हैं। ऐसे ही जैसे हम एक एग्जाम्पल और ले सकते हैं कि विंडो जैसे है जो माइक्रोसॉफ्ट की है, और एक लिनक्स है जो ओपन सोर्स है। तो हमने देखा है लिनक्स जो है विंडो से भी ज्यादा एडवांस है, क्योंकि ओपन सोर्स में जब होता है तो लोग बाग उसमें पूरा अपने सीखने के बाद में उसको कुछ एनहेंस तो चीजों का ओपन सोर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि प्राइवेटाइजेशन के कारण से, इंडिविजुअल प्रॉफिट के कारण से ये ओपन सोर्स नहीं बन पाता है। हर किसी को प्रॉफिट बनाना है तो वो उस चीज को दबा लेता है। जैसे विंडो अब अपने विंडो में चेंज नहीं करने देगी किसी को, तो विंडो उतनी एडवांस नहीं हो पा रही है। ल्यूनिक्स बहुत ज्यादा एडवांस हो गई है क्योंकि उसमें हर बच्चा सीख पाता है उससे और उसमें अपना कुछ नई लाइब्रेरी ऐड कर देता है। पाइथन एक लैंग्वेज है जो कंप्यूटर की है, वो भी एक तरीके की ओपन सोर्स है। तो उसमें बहुत ज्यादा लाइब्रेरीज ऐड होगी क्योंकि बच्चे खुद से सीख रहे हैं, उसमें नई नई लाइब्रेरीज ऐड कर रहे हैं। तो चीजों का ओपन सोर्स होना बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप होता है। और ये अगर हो पाएगा तो मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी एक पूरा रोबोट सिस्टम ट्रीटमेंट का बना पाएंगे। और जैसे हम अभी देखते हैं कि अनवांटेड यूज ऑफ एंटीबायोटिक्स हो रहा है, तो उसको बड़ी आसानी से हम कर पाएंगे। तो फाइनली जो कंक्लूजन निकलता है वो यही निकलता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा साइंटिफिक एविडेंस प्रोड्यूस करनी चाहिए, क्योंकि हम ऑलरेडी पेशेंट को ट्रीट कर रहे हैं, ये एविडेंस तो हमारे पास में ऑलरेडी है। क्योंकि डॉक्टर विथोल्कस जो एक जेम्स रैंडी एक मैजिशियन है, वो होम्योपैथी को लेके काफी क्रिटिसिज्म शो करते हैं जगह जगह। जब अपना स्टेज परफॉर्मेंस करते हैं तो वो क्रिटिसाइज करते हैं होम्योपैथी को, कि होम्योपैथी वर्क नहीं करती है। तो डॉक्टर विथोल्कस ने उनको डायरेक्टली चैलेंज किया था कि हम ग्रीस में एक हॉस्पिटल को हायर करते हैं और आप यहाँ पे देखिए, तो पेशेंट ट्रीट करते हैं हम होम्योपैथ। तो हमारे पास में पेशेंट के ट्रीटमेंट का डाटा है और हम ये प्रूव भी करते हैं, पर हमारे पास में साइंटिफिक एविडेंस नहीं है। तो अभी मॉडर्न साइंस से हम उस पर अपनी होम्योपैथ को प्रूव नहीं कर पाते हैं, वो अभी स्टार्टिंग हुआ है।
जैसे IIT मुंबई ने नैनो पार्टिकल की रिसर्च से प्रूव करने की कोशिश की है, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो ये सब पॉजिटिव इम्पैक्ट हो रहे हैं जो आने वाले टाइम पे इंटीग्रेट करने में हमें हेल्प करेंगे। तो इसी के साथ में मैं अपनी बात को तो पूरा मैं रख पाया हूँ, और मैं थोड़ा सा क्रिटिसिज्म करना चाहता हूँ कि अगर ये इंटीग्रेट नहीं होता है तो प्रॉब्लम जैसे आ रही है कि बहुत सारे डॉक्टर्स को जो मॉडर्न मेडिसिन को प्रैक्टिस कर रहे हैं उनको बताया ही नहीं जाता है कि किस तरीके की प्रॉब्लम्स हैं अगर आप मेडिसिन दे रहे हैं। जैसे मैं स्टैटिन का एक एग्जांपल लेता हूँ। स्टैटिन जो एक मेडिकेशन है उसका जो NNT है, नेट ट्रीटमेंट पेशेंट्स का, तो वो 300 है। तो इसका ये मतलब है कि अगर आप 300 पेशेंट्स को दे रहे हैं वो स्टैटिन, तो उसमें से एक ही पेशेंट ठीक होता है, और उसका 5% ADR है, एडवर्स रिएक्शन है। तो इसका मतलब अगर आप 300 पेशेंट्स को टैबलेट दे रहे हो स्टैटिन, तो एक को तो फायदा हो रहा है, मगर 16 से 17 पेशेंट को लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशंस बन सकती है, स्ट्रोक वगैरह हो सकता है, और बाकी के बचे हुए पेशेंट्स को कोई इम्पैक्ट ही नहीं होगा। तो उसका ADR ज्यादा है, क्योर रेट कम है, मगर ये डॉक्टर्स को टीच ही नहीं करा जा रहा है। तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स है, अगर वो जब मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर्स को खुद पता चलेगा तो वो भी होम्योपैथ के साथ आने की कोशिश करेंगे। तो इस तरीके की हमें नॉलेज को शेयर करना चाहिए, और IFPH एक बड़ा प्लेटफॉर्म है। मैं थैंक्स बोलना चाहता हूँ इस प्लेटफॉर्म को कि मुझे एक मौका दिया उन्होंने अपनी बात रखने का। और अगर आप इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं तो इसमें ऐड कर सकते हैं मेरे साथ में, कोई किसी चीज पे डिस्कस करना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा रहेगा। हाँ, विप्लव जी, आपने जो विषय उठाया है वह जी काफी महत्वपूर्ण है। और जी आज के समय में जब हम लोग मल्टीपल मेडिकेशन सिस्टम में रह रहे हैं, जहाँ बहुत सारे चिकित्सा विधान है, वैसे में इंटीग्रेशन की बात करना एक बहुत ही अहम विषय हो जाता है। और मैं समझता हूँ कि इस विषय पर विस्तृत चर्चा होती रहनी चाहिए। और इसीलिए मैंने आपको आपने जब इस सब्जेक्ट के विषय में कहा तो मैंने कहा कि ठीक है। संयोग से आपका PPT वगैरह थोड़ा सा अच्छा से काम नहीं कर रहा था, फिर भी जो भी आपने आपने प्रेजेंट किया है वो आपने इंडिकेट किया है कि देयर इज ए रिक्वायरमेंट फॉर ये। लेकिन इंटीग्रेशन का अर्थ क्या होता है, ये हम लोग को अच्छा से समझना पड़ेगा। इंटीग्रेशन मतलब कि एक साथ जोड़ना, है ना, इंटीग्रेट करना। तो अगर हम सभी को एक साथ जोड़ देते हैं, जैसे होम्योपैथी को, एलोपैथी को, सबको एक साथ कर देते हैं, सिंगल मेडिसिन, सिंगल सिस्टम करते हैं, तो फिर तो होम्योपैथी खत्म हो जाएगा, एलोपैथी खत्म हो जाएगा, आयुर्वेद खत्म हो जाएगा, सभी खत्म हो जाएंगे। तो इंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं है। इंटीग्रेशन जैसे हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है, आयुर्वेद में भी कहा गया है, आयुर्वेद में देखिएगा, आयुर्वेद जो है सिस्टम में वह इंटीग्रेटेड सिस्टम है, क्योंकि वहां पर आपको होम्योपैथी का भी चर्चा किया गया है, एलोपैथिक तरीके से दवा देने की भी चर्चा की गई है, योग की भी चर्चा की गई है, सभी चीज का है। तो क्या क्या कहा कि इंटीग्रेशन का मतलब है जहां पर जिस चीज की आवश्यकता हो, जहाँ पर जिस चीज की आवश्यकता हो, ये अवेयरनेस होना बहुत जरूरी होता है। अगर हमें लोकल पेन है या लोकल स्टिमुलेशन का जरूरत है तो वहाँ पर लोकल मेडिसिन को देना पड़ेगा। जहाँ वाइटल प्लेन पर मेडिसिन का जरूरत होता है तो उसको देना पड़ेगा। अब रही बात हम लोगों के होम्योपैथिक के, तो होम्योपैथिक दृष्टिकोण से ये और भी महत्वपूर्ण इसलिए हो जाता है कि होम्योपैथी में हम लोग एक तरफा सोचते हैं, एक तरफा सोचते हैं, केवल हम लोग वाइटल की बात करते हैं। और जो लोकल सर्जिकल डिजॉर्डर्स होते हैं, तो सभी सर्जिकल डिजॉर्डर्स तो सभी सर्जिकल डिजॉर्डर तो ठीक नहीं होते, लेकिन बहुत सारे ठीक भी हो जाते हैं। तो हमको सर्जिकल लिमिटेशंस भी देखना पड़ेगा, सर्जिकल लिमिटेशंस भी देखना पड़ेगा। ये चीज जो है तो हम लोगों के लिए एक सोचने का विषय है। और सभी होम्योपैथिक चिकित्सकों को भी इस पर ध्यान रखना चाहिए कि व्हाट इज योर लिमिटेशंस, है ना, हमारा लिमिटेशंस क्या है, हम कहाँ तक जा सकते हैं, कहाँ नहीं जा सकते हैं। और जब तक आप अपने लिमिटेशंस को नहीं पहचानेंगे, जब तक आप अपने विषय को नहीं पहचानेंगे, तो इंटीग्रेशन आपके लिए महत्वपूर्ण कोई मतलब नहीं रह जाता है। हम मैं पटना में काम करता हूँ। मैं पटना में एक हॉस्पिटल में हूँ, एलोपैथिक डॉक्टर्स के साथ में बैठता हूँ। खुर्जी वाली फैमिली हॉस्पिटल यहाँ का बहुत बहुत बड़ा हॉस्पिटल है। वहाँ पर हमारा होम्योपैथिक क्लिनिक चलता है।
और उतने बड़े हॉस्पिटल में बहुत बड़े मॉल है, एलोपैथी एलोपैथी एलोपैथी। मैं अकेला सिंगल वहाँ पर होम्योपैथी के रूप में बैठता हूँ। मेरे साथ में और भी डॉक्टर हैं होम्योपैथी के। एवरीडे हम लोग यहाँ एक एक दिन दे करके हम लोग वॉलंटरी सर्विस के रूप में। लेकिन हम लोग वहाँ पर जो क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं कि हम लोगों का जो एलोपैथिक डॉक्टर के साथ में कोऑर्डिनेशन नहीं है ना, एलोपैथिक डॉक्टर्स के साथ में कोऑर्डिनेशन है नहीं है, तो वो लोग हमारे पास में रेफर नहीं कुछ। जैसे 50 डॉक्टर एलोपैथी के हैं तो मैं अकेला हूँ, और मेरे से परिचित और मेरे से इलाज से लाभ हुए एलोपैथिक डॉक्टर वो मेरे पास में रेफर करते हैं, ये मेरा सीमा नहीं है, ये आपके पास में आप जाइए। यही इंटीग्रेशन का मुख्य अर्थ में यही होना चाहिए। हम सभी में भाईचारा का विकास होना जरूरी है। अगर हम भाईचारा का विकास हमारे में नहीं होता है तो हम इंटीग्रेटेड कभी भी नहीं हो सकते हैं। हम होम्योपैथी पूरब की ओर चलेंगे, पश्चिम की ओर जाएंगे, दक्षिण की ओर जाएंगे, उत्तर की ओर जाएंगे। इस विषय पर बार बार सोचते रहने की जरूरत है। और सरकार का जो ध्यान है, सरकार के लिए सबसे बड़ी समस्या क्या है? सरकार के लिए सभी बड़ी बड़ी समस्या है कि इतने सारे पैथी को प्रमोट कैसे करें, है ना। हम कहते हैं, हम होम्योपैथिक डॉक्टर कहते हैं हम सबसे बेस्ट, एलोपैथी कहते हैं हम सबसे बेस्ट, आयुर्वेद कहते हैं हम सबसे बेस्ट। अरे बेस्ट तो सभी को ही है, एलोपैथी भी बेस्ट है, होम्योपैथी भी बेस्ट है, बेस्ट तो सभी अपने आप में एक कंप्लीटनेस है। लेकिन एक कहीं ना कहीं जा करके उसमें इनकम्प्लीटनेस है। इस इनकम्प्लीटनेस को, जैसे हम कहते हैं कि विदाउट वाइटल प्रिंसिपल आप जीवित रहोगे नहीं रहोगे, और वाइटल लेवल पर अगर बीमारी है तो वह एलोपैथी से ठीक नहीं होता है ना। जैसे आज इतने सारे ऑटो इम्यून डिजीज कर दिए गए। ऑटो इम्यून कहने का क्या मतलब होता है? ऑटो इम्यून का वो सेल्फ लिमिटेड है और वो ठीक नहीं होगा, है ना। वो उसके लिए जिंदगी भर आप दवाई खाते रहो, आर्थराइटिस है, अस्थमा है, जिंदगी भर दवाई खाते रहो। तो ऑटो इम्यून डिजॉर्डर जहाँ उनके सीमा है, उस सीमा के पास में हमारा होम्योपैथी का आता है कि ऑटो इम्यूनिटी को, ये सिंड्रोम की बात करिए। सिंड्रोम मतलब कि जिसका अर्थ नहीं है समझ में आ रहा, डिजीज का पूरा स्वरूप नहीं मालूम है। तो ये हैनीमैन साहब ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि जहाँ लिमिटेशंस और क्रॉनिक डिजीज, इसको कहते हैं ना, हम लोग के हैनीमैन ने बड़ा अच्छा क्लासिफिकेशन किया क्रॉनिक डिजीज, है ना। तो क्रॉनिक डिजीज कहने का मतलब क्या होता है? क्रॉनिक डिजीज का मतलब होता है कि वैसा इलाज, वैसा रोग भी जो कि जिसका कोई क्रॉनिसिटी हो गया, शरीर के साथ में सामंजस्य हो गया, एस्टेब्लिश्ड कर गया, और वो ठीक नहीं होगा, यानी कि परमानेंट हो जाएगा, है ना, लाइफ लॉन्ग रहेगा। ऐसे यही कहने का तात्पर्य। तो डॉक्टर हैनीमैन ने कहा कि आप एज ए होम्योपैथ आपका अप्रोच यही है, आपका अप्रोच क्रॉनिक डिजीज में ही है। आप वाइटल प्लेन का माइमेटिक रिलेशनशिप को एस्टेब्लिश करो और आप दवा की खोज करो, यही कहा डॉक्टर ने। तो आप अपनी सीमा को पहचानिए। सबसे बड़ी बात होगी कि हम होम्योपैथ डॉक्टर अपनी अपनी सीमा को पहचाने, हम अपने आप को देखें और ये चीज को देखने का कोशिश करें हम लोग आपसी तालमेल कैसे स्टैब्लिश करें। तालमेल स्टैब्लिश, हम क्रिटिसाइज करते हैं, अरे एलोपैथी में ठीक नहीं होता है, वो लोग कहते हैं अरे होम्योपैथी बेकार है। जब ये करते रहोगे तो इंटीग्रेशन कहाँ से होगा, है ना। तो एक सामंजस्य, कोऑर्डिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और कोई किसी ने कोई मैसेज किया है? अच्छा नहीं, इसमें कोई और किसी का मैसेज तो नहीं आया है। और कोई बोलना चाहते हैं? आप कुछ बोलेंगे? मैंने जो कहा उस पर विप्लव जी आप कुछ, आप दिल्ली में किसी हॉस्पिटल में लगता है काम करते हैं। जी डॉक्टर साहब जी, मैं आपके उसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ कि इंटीग्रेशन तब तक भी पॉसिबल नहीं हो पाएगा जब तक ये बैरियर है कि जो बड़े फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज हैं उनका नेक्सस बना हुआ है। तो वो कभी नहीं चाहेंगे कि होम्योपैथी जो एक काफी सस्ते में इलाज कर सकता है वो मेथड प्रमोट। तो ये ये नेक्सस तो आपने ब्रेक होना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये आपने भी अच्छा बात कहा कि वो अभी जैसे मल्टीनेशनल ड्रग कंपनी, वो और उसी के कारण होम्योपैथी को हमेशा बढ़ने नहीं देने का कोशिश किया जाता है ना। तो ये चीज को सरकार भी देख रही है। और मल्टीनेशनल, अभी सुप्रीम कोर्ट का आपने जजमेंट भी बहुत अच्छा देखा होगा। सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट दिया है, खास करके रामदेव बाबा का जो कंपनी है पतंजलि का,
उसके मेडिसिन को, और कहा दिया कि अब सारे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के दवाओं का एक विश्लेषण हो। लोगों ने उसको उस पर किया, लेकिन अब सब उसका उल्टा सब पर पड़ गया कि सभी कंपनियों के दवा का ये जांच हो। तो ये एक बहुत अच्छा पहल है वो, और मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे, समय लगेगा, और इंटीग्रेशन का समय आएगा, एक समय ऐसा आएगा कि इंटीग्रेशन हो सकता है। और किन्हीं को कुछ कहना है? अंकिता जी, आप कुछ कहेंगी? अंकिता जी, जी सर। आप कुछ कहिए इसमें। सर का टॉपिक तो आज का मुझे लगता है काफी मतलब इम्पोर्टेंट टॉपिक था, जो कि बीच में आई थिंक नेटवर्क इशू होने की वजह से हम लोगों से कुछ चीजें मिस हो गई। इस विषय पर कुछ चर्चा कीजिए, क्योंकि हम लोग के पास में अभी 14 मिनट का समय है। हम लोग इस पर, और हम लोग के साथ में लखनऊ के डॉक्टर आर.के. सिंह भी जुड़े हुए हैं। मैं उनका चेहरा देख रहा हूँ। आर.के. सिंह जी, आप तो बहुत दिन के बाद में आए हैं हमारे फोरम में, कृपया आप भी कुछ अपना विचार रखिए इस इंटीग्रेशन के विषय में। आर.के. सिंह, आप अपने आपको अनम्यूट कर लीजिए और कुछ इस पर अपना विचार दीजिए। आर.के. सिंह जी, आपको आवाज आ रही है हमारी? हाँ सर, आपकी आवाज आ रही है, हमारी जा रही है सर? हाँ बोलिए, बहुत दिन के बाद चेहरा नजर आ रहा है। दरअसल मैंने अभी भी जस्ट ज्वाइन किया है, तो मैं हाँ। पूरी बात ही नहीं जान रहा हूँ कि क्या चीज है। तो हाँ, सर एक ये बार टॉपिक विप्लव जी जो टॉपिक लेकर के आए हैं, उस टॉपिक का मुख्य मुद्दा ये है कि इंटीग्रेशन के दृष्टिकोण में हम होम्योपैथिक डॉक्टर का दायित्व। सरकार तो इंटीग्रेशन की बात कर रही है, और नेशनल हेल्थ पॉलिसी के तहत 2030 तक इंटीग्रेटेड हो जाना है, यानी उनका प्लानिंग है अभी तक। तो इससे हम लोग का रोल क्या होगा, हमारा होम्योपैथिक डॉक्टर्स का रोल क्या होगा, उसी विषय पर यहाँ आज इन्होंने विषय रखा है अपना। जी सर, जी सर। तो मेरा मत तो ये है कि इंटीग्रेशन बहुत अच्छी चीज है। दूसरी, हर चिकित्सा पद्धति का अपना एक रोल है, हमारा भी एक रोल है। कई चीजें हम जरूर कर रहे हैं जो दूसरी चिकित्सा पद्धतियों से अलग है। तो इंटीग्रेशन ठीक है, बस ये ना हो कि एलोपैथी के लोग हमारे सिस्टम को एंगल्फ कर जाएं। क्योंकि सबसे हर चीज को, जैसे अगर आप सर्जरी देखें तो ऑर्थोपेडिक सर्जरी में सिम्फाइटम बड़े पुराने जमाने से, जब हम लोग इंटर्नशिप में यहाँ अपने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हम लोगों की इंटर्नशिप में ड्यूटी लगती थी लखनऊ में, तो वहां पे ऑर्थोपेडिक सर्जन हमसे पूछते थे, बोला हड्डी टूट गई तुम्हारे होम्योपैथी में क्या आता है? तो सिम्फाइटम सभी लोग एक रूटीन में जो सर्जन थे देना शुरू किए। तो इंटीग्रेशन को, और दूसरी बात, एक ऐसा सिस्टम सरकार अगर डेवलप करे कि वहां से ये डिसाइड हो कि कहाँ पे जाएगा कौन सा, क्योंकि सारे, जैसे एलोपैथी के साथ होम्योपैथी एक साथ देना, तो कहीं से मुझे नहीं लगता इंटीग्रेशन का मतलब अगर ये निकल के आएगा कि जो सिस्टम को में बेहतर ट्रीट हो सकता है उस डिजीज को वहां पर भेजा जाए। तो ऐसा फोरम या ऐसा एक, कह लें अगर कि एक हॉस्पिटल है उसके फ्रंट डेस्क पर ऐसा बंदा बैठा हो कि वो देखे बोले ये एलोपैथी में जाएगा, ये होम्योपैथी में जाएगा, ये आयुर्वेद में जाएगा। तो इसको एक डेवलप सरकार को करना होगा कि जो इंटीग्रेशन सिस्टम हो, वो सिस्टम सारे सिस्टम्स को बढ़ावा देने वाला हो, और जो सबके फायदे हैं वो पब्लिक को मिले। क्योंकि एक चिकित्सा सिस्टम कोई भी हो, चाहे होम्योपैथी हो, आयुर्वेद हो, एलोपैथी हो, कोई भी अपने आप में कंप्लीट नहीं है, सबकी जरूरत है समाज को। हमारा भी काम, केवल हम दुकान खोलकर नहीं बैठे हैं कि हमको, हमारा काम क्या है कि हम अपने सामान बेच देना। मेरा तो ये मत है कि हम आदमी को ठीक करने के लिए बने हुए हैं। तो जो भी अगर हमसे नहीं ठीक हो सकता है तो जबरदस्ती उस केस को लेने की जरूरत नहीं। किसी को अगर ऑर्थोपेडिक हड्डी टूट गई है, उसकी सर्जरी की जरूरत है, तो हम जबरदस्ती उसमें घुसकर सिम्फाइटम से नहीं ठीक कर सकते। हमको भी अपनी लिमिट समझनी होगी। और वहां पर जो भी एक सिस्टम ऐसा इंटीग्रेशन का बनेगा अगर, तो मैं तो समझता हूँ बहुत अच्छी चीज है। हाँ, बहुत अच्छा आर.के. सिंह जी, आपका व्यूज बहुत अच्छा है। और आपने एक विषय जो कहा कि फ्रंट डेस्क पर जो डॉक्टर आदमी होना चाहिए उसको सभी पैथी का ज्ञान होना चाहिए, इसमें क्या लिमिटेशन है? तो और आपने ये जो बताया कि कुछ हॉस्पिटल में जैसे हड्डी टूट गया है तो सिम्फाइटम देते हैं, तो मैं भी इस बात को देखा हूँ। मेरे बहुत पटना के सीनियर मोस्ट प्रैक्टिशनर आप विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष भी हैं,
डॉक्टर आर एन सिंह, उनका नाम आप लोगों ने सुना होगा। मैं उनके क्लिनिक और व्यवस्था का, क्योंकि बहुत पुराने मेरे परिचित है, तो उनसे अक्सर मैं उनसे बातचीत करता रहता हूँ। और इस एक फोरम पर मैंने उनको बुलाया भी था, हम लोग होम्योपैथी के साथ में कैसे इंटीग्रेट करेंगे। तो उन्होंने कहा कि आपका होम्योपैथी बहुत ही बढ़िया है। उन्होंने स्वयं से और कहा कि हम अपने हॉस्पिटल में सिम्फाइटन का बोतल रखे रहते हैं, अर्निका मॉन्टेना का रखे रहते हैं। ये बात को उन्होंने स्वीकार किया। ऐसे ऐसे उन लोगों को भी एक एक्सपोजर देने की जरूरत है। और मैंने भी इस फोरम में अब कोशिश ये भी कर रहा हूँ, कुछ एलोपैथिक डॉक्टर्स को भी बुला करके उनको दिखलाने का कोशिश करूंगा। अभी मैंने एक डेंटल डॉक्टर को भी मैंने इनवाइट किया है, आएंगे। इससे क्या होगा कि हम लोग एक इंटीग्रेशन और एक दूसरे सद्भाव बढ़ाने का जरूरत है। मैंने बहुत अच्छी बात है। सद्भावना का तो जागृत करने का जरूरत है। और कई ऐसी चीजें हैं, जैसे वायरल डिजीज में कोविड आया, तो कोविड में होम्योपैथ को बिल्कुल इंटरवेंशन नहीं हुआ। अगर होता तो शायद वायरल में हम उनसे बहुत बेहतर पड़ते, क्योंकि लाइफ सपोर्ट सिस्टम, वेंटिलेटर हो या आईसीयू हो, ये किसी चिकित्सा पद्धति का नहीं बल्कि एक तो मैकेनिकल प्रोसेस है सारा। उसके साथ अगर होम्योपैथी की दवाइयां दी गई होती शायद बेहतर रिजल्ट निकलता। क्योंकि पहले वाले जो कोविड की लहर आई उसमें तो नहीं, लेकिन दूसरे लहर में हम लोगों ने कुछ लोगों को दवाइयां दिया जो घर से बाहर नहीं निकले, या कई लोग डरते थे कि हॉस्पिटल जाएंगे, और उसमें अच्छे रिस्पॉन्सेज मिले। मुझे लगता है सर आप सभी के पास ढेर सारे केसेस होंगे, तो मुझे ये इंटीग्रेशन का फायदा होगा कि जैसे कुछ वायरल डिजीज है, कुछ फंगल डिजीज है, जहां पर एलोपैथी बिल्कुल जीरो हो जाती है, वहां हम बढ़िया काम करेंगे। कहीं सर्जिकल डिजीज है हमारी, जहां जरूरत नहीं है वहां एलोपैथी काम करेगी। तो इंटीग्रेशन का स्वागत करना चाहिए, पर उसके साथ ये काशन भी है कि ऐसा नहीं हो एलोपैथ एलोपैथी करे, होम्योपैथी होम्योपैथ करे, आयुर्वेद आयुर्वेद करे। जैसे कई जगहों पर हमारे होम्योपैथ का डिमांड जब मैं देखता हूँ फेसबुक फेसबुक पे, खासकर नए बच्चे जो करते हैं कि हमको एलोपैथी अलाउ किया जाए, तो बड़ा कष्ट होता है मन को कि एलोपैथी करना था तो डॉक्टर हैनीमैन ने होम्योपैथी क्यों बनाई। तो हमको तो होम्योपैथी के लिए शिक्षित किया गया है। तेंदुलकर क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे तो फुटबॉल बिल्कुल नहीं खेल पाएंगे। तो बहुत अच्छा सारी बात आपने कहा डॉक्टर आर के सिंह जी, आपने बहुत अच्छा किया। ये होम्योपैथिक डॉक्टर्स और नए बिगनर्स जो हैं, तो एलोपैथिक दवा की मांग कर रहे हैं। तो 5 साल और आपने कहीं क्या ना पढ़ा? सबसे तो पहला सवाल उठता है कि आप बिल्कुल 5 सर। साल की पढ़ाई क्या हुई? जब आपको हाँ पढ़ना ही था दूसरा, तो एलोपैथी में आपने क्यों नहीं किया? तो ये जी जो सर, मांग तो दूसरा गलत है। मैं नहीं कहूंगा कि ये दूसरा मांग को सपोर्ट करना तो भी चाहिए। हम सीनियर हाँ, सर, आप तो हमारे भी गुरु की स्थिति में हैं, हम लोग भी सीनियर ही हो गए हैं, तो अब जो भी सीनियर्स हैं उनकी जिम्मेदारी भी है कि ये इन लोगों का मॉरल डाउन ना होने दे। अगर कोई दिक्कत है तो ये फोन करें तो तुरंत बताया जाए कि आपको ये करना चाहिए, ठीक है। उसका भी फायदा हम लोगों को मिलेगा। बहुत अच्छा डॉक्टर आर के सिंह जी। डॉक्टर राम प्रवेश साहब कुछ कहना चाह रहे हैं। थैंक यू सर, और कॉन्ग्रेचुलेशन डॉक्टर दुर्लभ जी का, अच्छा सलाह दिए। और इंटीग्रेशन ठीक है, लेकिन हमारे समझ में कि होम्योपैथिक बनाया ही क्यों गया है एलोपैथिक के कारण, और एलोपैथिक का से जो ट्रीटमेंट नहीं होता था क्रोनिक डिजीजेज में, तो होम्योपैथिक बनाया गया। तो कुछ होम्योपैथिक डॉक्टर जो मांग कर रहे हैं कि हमको एलोपैथिक के लिए या कुछ नियम बना रहा है, तो हमारा लगता है ठीक नहीं है। ये होम्योपैथिक खत्म कर दिया जाएगा। हम तो रोगी कल्याण समिति के हॉस्पिटल में 6 साल मेंबर रहे, और वहां पर हम डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल होम्योपैथिक हॉस्पिटल को शिफ्ट करवाए, और हम खुद बैठे उसमें। बैठने के बाद जो ऐसा लगा कि हम तो बहुत सा केस रेफर कर देते थे एलोपैथिक डॉक्टर के पास, जब एलोपैथिक डॉक्टर कोई केस ना होम्योपैथिक में रेफर करते थे। ये ना, बहुत सा लोग, आप स्किन डिजीज है, सप्रेशन एक शब्द है होम्योपैथिक में, तो बहुत सा बीमारी तो एक्यूट से ही क्रोनिक में टर्न लिया है। इसलिए हमारे नजर में यह जो है होम्योपैथिक डॉक्टर यदि एलोपैथिक का मांग करते हैं तो वह ठीक नहीं है। होम्योपैथिक बर्बाद हो जाएगा। होम्योपैथिक अपने आप में बहुत अच्छी पैथी है, और यह इंडिविजुअलाइजेशन पैथी है। मेन कॉज ऑफ डिजीज इसका माइंड है, और उसका मेन कॉज ऑफ डिजीज अदर है, ड्यू टू वैक्सीनेशन या जो भी हो, पैलिएशन है। तो इसीलिए हमारे नजर में जो है इंटीग्रेशन ठीक है, अपना अपना जगह पर करें, लोग भेजें, लेकिन डॉक्टर होम्योपैथिक डॉक्टर को कभी भी एलोपैथिक दवाई प्रिस्क्रिप्शन नहीं करना चाहिए। हम तो एमबीबीएस डॉक्टर को बहुत सा के दवाई दे रहे हैं। ठीक है डॉक्टर राम प्रवेश जी, आपने जो बताया कि कभी इंटीग्रेशन का मतलब ये नहीं है कि होम्योपैथिक डॉक्टर एलोपैथी करेगा।
इंटीग्रेशन का ये अर्थ नहीं है, समझ गए ना। इंटीग्रेशन का ये अर्थ नहीं है कि होम्योपैथिक डॉक्टर जो है तो एलोपैथिक दवा करेगा। इंटीग्रेशन का मतलब है कि आप जहाँ होम्योपैथी का जरूरत है वहाँ होम्योपैथी होगा, जहाँ एलोपैथी होगा वहाँ एलोपैथी होगा, इस विषय पर बात करना। ये नहीं है कि होम्योपैथिक डॉक्टर तो एलोपैथिक दवा देना शुरू कर देगा। होम्योपैथिक वाले तो दे ही रहे हैं, इस तरह का सलाह दे ही देते हैं, हम लोग रेफर कर ही रहे हैं। रेफर तो वही तो रेफर नहीं करेंगे, सलाह नहीं देते। हाँ, तो इंटीग्रेशन का मतलब यह। हाँ, ठीक है सर। हाँ ठीक है। और कोई किसी को कुछ कहना है? हमारे पास में 4 मिनट का समय बचा है, 4 मिनट का समय है। और किसी को कुछ कहना है? विप्लव जी, आप अपना कंक्लूजन कीजिए। डॉक्टर विप्लव। जी जी, तो कंक्लूजन तो यही निकला है सब डॉक्टर से कि हम लोग जो ना अपनी लिमिटेशन समझे और उस लिमिटेशन के आधार पे हम लोग इंटीग्रेट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और होम्योपैथी क्रॉनिक डिजीज में बहुत अच्छा काम करती है, एलर्जीज में बहुत अच्छा काम करती है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स में बहुत हेल्प कर सकती है। तो इस तरीके से हम लोग उन चीज़ों को ज़्यादा डील करें। और सर्जरीज हैं, इमरजेंसी सर्जरीज हैं, या कोई एकदम से सडन एक्यूट बीमारी है जिसमें होम्योपैथ बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं शो कर सकती, तो हम उसको रेफर करें और उनकी हेल्प लें। तो इस तरीके का इंटीग्रेटेड सिस्टम बने तो एक काफ़ी अच्छा रहेगा और एक आपका अच्छा अनुभव है मेडिकल सिस्टम। विप्लव जी, जी डॉक्टर विप्लव जी, आपका जो अनुभव है कि आप एलोपैथिक डॉक्टर्स में भी काम, एलोपैथिक हॉस्पिटल में काम करते हैं, तो आप वहाँ पर जैसे आप एलोपैथिक डॉक्टर्स लोग के साथ में आपका कैसा उनके साथ में रिलेशन, ये चीज को थोड़ा सा हाईलाइट कीजिए। मैं ये होम्योपैथी हॉस्पिटल है, डॉक्टर बासस होम्यो अच्छा हॉस्पिटल अच्छा, है। ये पूरा हाँ जी, और होम्योपैथिक मैंने, हॉस्पिटल। हाँ ये होम्योपैथी हॉस्पिटल है। ओके, मैं समझा। मतलब ठीक है, नहीं ठीक है, ठीक है। तो आप तो केवल होम्योपैथी में काम कर रहे हैं। हाँ लेकिन हम लोग के साथ में एक डॉक्टर आज तो ज्वाइन नहीं की है, मिनी मेहता जी हैं। वो भी करती हैं एलोपैथिक डॉक्टर, बढ़िया हॉस्पिटल में है। तो एक बार हम लोग और भी कभी इस पर विषय पर और रखेंगे। हम लोग का समय अभी और 3 मिनट है। और किन्हीं को कुछ कहना है? और किन्हीं को कुछ कहना है? निधि कश्यप जी आप हैं यहाँ पर, देख रहे हैं। एनीवन मोर? नहीं। सो आई थिंक द टाइम इज गोइंग टू अप नाउ। डॉक्टर 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 विप्लव शर्मा जी, डॉक्टर विप्लव शर्मा जी, आपको मैं देख रहा था। जी जी सर। एचपी, एचपी कौन हाथ उठाए हैं उनका भी वो बताइए आप। जिन्होंने हाथ उठाया है वो कृपया बोले। हेलो हाँ हाँ, सर, नमस्ते। कौन बोल रहे हैं? मैं डॉक्टर सुमना कुमारी पंडा, हाँ हाँ, आपका कटक तो, उड़ीसा से। हाँ मैडम, आप तो अभी आज हम लोग के नेक्स्ट स्पीकर है ना। हाँ हाँ सर। हाँ, तो मैडम आप तो अच्छा हिंदी बोलती हैं। आप थोड़ा सा इस विषय पर, आज हम लोग इंटीग्रेटेड मेडिसिन की बात कर रहे थे, हाँ और सर, इस पर हम लोगों ने मैंने एक डिस्कशन। मैंने सुना। सर, हाँ मैं एक बात बोलना चाहूंगी कि स्पेसिफिकली ऑन infertility cases, infertility, repeated abortion, all these things and pregnancy, और ये सब केसेस में हमको एलोपैथिक डॉक्टर से भी हमको केसेस मिलता है, मिलता नहीं ये बात नहीं है। क्योंकि जो बहुत कंसर्न है, मैं तो प्रोफेसर, कुछ बड़े बड़े प्रोफेसर की बात बोलूंगी, वो जानते हैं कि बहुत दिन तक हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी दिया गया तो उसका एडवर्स इफेक्ट्स बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए वो लोग हमारे पास भी केसेस भेजते हैं और हम उसको ट्रीटमेंट करते हैं। इसका मानने नहीं कि हम होम्योपैथी के साथ एलोपैथी को मिक्स करते हैं, ये बात नहीं है। हम होम्योपैथिक ट्रीटमेंट करते हैं। और एक केस में बोलूंगी, जो
सपोज लेडी का एज 35 इयर्स प्लस हो गया, 36 इयर्स हो गया, और वो 37 हो गया, 38 हो गया, वो इनफर्टिलिटी में आया है, तो उस जगह पे हम क्या करते हैं, अगर वो आया है कोई फैलोपियन ट्यूब ब्लॉक लेके या एंडोमेट्रियोसिस लेके या कोई एडेशन लेके, तो उस जगह पे हम पहले एलोपैथिक ट्रीटमेंट में जो ऑब्स्टेट्रिशियन हमारा है, हम उनको बोलते रिक्वेस्ट करते हैं कि आप एडेसियोलिसिस एक लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करवा लीजिए, तो वो ओपन करते हैं, लेकिन वो ओपन होने के बाद 2-3 महीना में वो फिर रिलैप्स हो जाता है कंप्लेंट। तो इसी 3-4 महीने डॉक्टर पांड्या जी, आप ही का समय कम हो रहा है। अच्छा, क्योंकि समय हम लोग का जस्ट है। 5 सेकेंड सर। सो हाँ। उसमें हम वो एडेसियोलिसिस ऑपरेशन करने के बाद हम उस केस को फिर टेकअप कर लेते हैं, बिल्कुल तो बिल्कुल। उसमें ज्यादा फायदा मिलता है। हाँ, ये इंटीग्रेशन का ही मतलब है, अपने अपने सीमा में रह करके सबके मिलके साथ काम करना। हाँ। तो आज इस विषय को हम लोग समाप्त करते हैं, और डॉक्टर अंकिता जी, आप वोट ऑफ थैंक्स के साथ में माइक डॉक्टर धनेश जी को हैंड ओवर करेंगे। यस सर, थैंक यू सो मच विप्लव सर, आज हमारे साथ IFH के प्लेटफॉर्म पे जुड़ने के लिए। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि आप आगे भी हमारे साथ जुड़ते रहें और ऐसे ही अपने डिफरेंट टॉपिक्स के साथ में हमारा ज्ञानवर्धन करते रहें। थैंक यू सो मच सर ज्वाइन करने के लिए। और इसके साथ हमारा 7 से 8 का हिंदी सेशन समाप्त होता है, और 8 बजे से 9 बजे तक के इंग्लिश सेशन के लिए आप कंटिन्यू कर सकते हैं सेम लिंक से। और मैं माइक हैंड ओवर करती हूँ धनीश सर को इंग्लिश सेशन को होस्ट करने के लिए। ओवर टू यू सर। थैंक यू Thank सो you. मच एवरीवन। Thank you, Dr. Ankita.